आज देश की दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट यानी कि उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हो रहे हैं और ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें से प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, संविधान के किस आर्टिकल में ये दिया गया है, इस जो इलेक्शन है इसको लेकर क्या क्या इश्यूज उभरते हैं, इन सारे मुद्दों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए ये आज का इलेक्शन का है फोटो, ये प्रधानमंत्री जी वोटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें ना दो कैंडिडेट हैं। एक तो है बीजेपी की तरफ से जिसको है कि एनडीए अलायंस बोला जा रहा है, सीपी राधाकृष्णन ये है, और जो दूसरे हैं उम्मीदवार हैं ये है बी सुदर्शन रेड्डी, ये कांग्रेस लीड गठबंधन की तरफ से है जिसमें कांग्रेस और बाकी पार्टियां शामिल हैं। जो इलेक्शन हो रहे हैं ये हो रहे हैं पार्लियामेंट हाउस में हो रहे हैं और ये रूम नंबर है 101 में हो रहे हैं इलेक्शन। ये आज होंगे 10 से लेकर 5 बजे तक इलेक्शन होंगे। जब आप वीडियो देखेंगे तब तक इलेक्शन हो चुके होंगे। इसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है ये बनाए गए हैं राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल है पीसी मोदी, यानी इनकी देखरेख में इलेक्शन हो रहा है ये है। और इसको अपोजिशन ने क्या बोला है, वैचारिक युद्ध के बोला गया है। इसमें कुछ पार्टियां हैं जो एब्सेंट हैं, जो अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। ये है बीजू जनता दल है, इसके अलावा भारत राष्ट्र समिति है, इसके अलावा श्रोमणी अकाली दल है। ये अब्सटेन किया है यानी इन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ये आज की न्यूज है। जो बीजेपी का गठबंधन है इसको एनडीए बोलते हैं और कांग्रेस के गठबंधन को जिनको नहीं पता वो जान सकते हैं कि उसको INDIA ब्लॉक बोलते हैं। हम बात करते हैं संविधान में क्या लिखा है। देखो जो हमारा संविधान है ना, इसके जो आर्टिकल है इसके अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। और संविधान का जो भाग 5 है, जब हम देखते हैं संविधान में कुल 22 भाग हैं, 12 नहीं 22 भाग हैं, और 22 भाग में से जो भाग 5 है ये बात करता है यूनियन की यानी कि संघ की, और संघ यानी कि केंद्र सरकार, आप समझ सकते हैं आम बोलचाल में। उस संघ में जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल हैं, यानी चैप्टर नंबर 5 है, इसके जो आर्टिकल हैं 63 से लेकर 71 तक ये उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करते हैं। और इसमें जो आर्टिकल 64 है, अनुच्छेद 64, ये बोलता है कि एक राज्यसभा का एक्स ऑफिसो चेयरमैन होगा, यानी कि एक पदाधिकारी होगा राज्यसभा का, और वो कौन होगा, वो होगा वाइस प्रेसिडेंट, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। इसके अलावा अगला आर्टिकल है आर्टिकल जो 66 है, ये बोलता है जो उपराष्ट्रपति हैं भाई होगा वो कैसे रहेंगे, ये इलेक्ट किए जाएंगे, और किसके द्वारा, इलेक्टोरल कॉलेज। और आज हम ये बात करेंगे इलेक्टोरल कॉलेज क्या है और कैसे बनता है और बाकी चीजों के बारे में। इलेक्टोरल कॉलेज में रहते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रहते हैं। दोनों के सदस्य इसमें वोट करते हैं। देखो राष्ट्रपति के चुनाव में ना यहाँ क्या रहता है, जब हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन देखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें क्या रहेंगे ना, इसके जब इलेक्शन देखेंगे लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, साथ साथ क्या रहता है, हर एक जो स्टेट है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और कौन से, वो वाले जो इलेक्टेड हैं, जो निर्वाचित किए गए हैं, जिनको आपने वोट देकर MLA MP को जिताया है, वो देश के लिए राष्ट्रपति चुनते हैं। जो कि उपराष्ट्रपति में यहाँ देखना, यहाँ पर MLA आपके नहीं आते हैं। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा के जो 12 जो सदस्य हैं, राष्ट्रपति जो जिनको नॉमिनेट करता है, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में तो वो वोट करते हैं पर राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं करते हैं। ये कुछ अंतर है, वो हम आगे डिटेल में और देख लेंगे। ये इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बोला है जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों से मिलके बनता है। इसके अलावा आर्टिकल जो 67 है ये बोलता है कि इसका जो कार्यकाल होगा ना, ये 5 साल रहेगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल रहेगा, किंतु ये रिजाइन उससे पहले दे सकता है। मे रिजाइन बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को
ये अपना पत्र लिखकर रिजाइन दे सकता है अगर उससे पहले पद छोड़ना चाहे तो। फिलहाल मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं जिसको मिड टर्म इलेक्शन बोला जाता है, और ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो अभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने इस्तीफा दे चुके हैं, इसीलिए इलेक्शन हो रहे हैं। ये इतिहास में, भारत के इतिहास में तीसरी बार हो रहे हैं मिड टर्म इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट के। अगला है इसके लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज की जो हमने बात की, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों से मिलकर बनेगा। और नॉमिनेटेड मेंबर इसमें शामिल नहीं, इसमें शामिल होते हैं, राष्ट्रपति वाले में नहीं होते हैं। और यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है, राज्य के जो एमएलए होते हैं ना, ये यहाँ नहीं होंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन शामिल है कौन नहीं है, तो राज्य के एमएलए शामिल नहीं होते, यही कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करता है। राष्ट्रपति के में शामिल है, उपराष्ट्रपति के में नहीं। कहीं ना कहीं ये नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारा देश में केंद्र सरकार की तरफ ज्यादा झुकाव, जो कि फेडरल सिस्टम का एक तरफा झुकाव दिखा रहा है। अगला है इलेक्शन जो प्रोसीजर है, इसमें क्या रहेगा, इसमें दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके इलेक्शन करवाएगा। और ये कैसे करवाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, अपने किसी अधिकारी के द्वारा, जो कि हमने शुरुआत में देखा है कि राज्यसभा के अभी देखा ना, जनरल सेक्रेटरी रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो वोट होती है, देखो आप वोट डालने जाते हैं, तो जो वोट डालने जाते हैं ना, आप ऐसे आप ईवीएम में वोट डालते हैं। ईवीएम यहाँ पर आप, यहाँ पर चुनाव चिन्ह होगा, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम होगा, आप जो दबाएंगे तो ऐसे ऐसे करके ये रहता है, वोट डालने जाते हैं तब आप। तो इस तरह नहीं होता है। पहले वाले फोटो में जाकर देखना, यहाँ देखना प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, ऐसे करके एक चिट्ठी टाइप में, जैसे पहले था ना भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ऐसे करके वोट डाल रहे हैं। इनको क्या रहता है, इनको एक ये दिया जाता है, एक लिस्ट दी जाती है, उस लिस्ट में क्या रहेगा, ऐसे प्रेफरेंस लिखनी होती है। यहाँ पर जैसे मान लो दो कैंडिडेट अभी खड़े हैं, तो फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस। ऐसा नहीं है कि आप इसको, एक व्यक्ति हैं जैसे रेड्डी हैं या दूसरे हैं, तो यहाँ पर ये नहीं रहेगा कि भाई आपको एक बार एक कोई वोट डाल दिया, बीप बज गई, उसके बाद बंद, ऐसा नहीं रहता है। न पुराने की तरह की आपको एक पर ही मोहर लगानी है, एक से ज्यादा पर लगा दी तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी चॉइस बतानी होगी कि आपके पसंद के पहले उम्मीदवार कौन है, दूसरे कौन है। अगर मान लो ये 5 या 5 से ज्यादा हो तो क्या रहेगा, तो फिर ये रहेगा तीसरे कौन है, चौथी आपकी पसंद कौन है, पांचवें कौन है, ये रहेगा। पहली बात ये, इसी को बोलते हैं, इसी को आगे बोला गया है, अगर आप देखेंगे ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बोला गया है, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली ये बोला गया है। यह है ना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये है 1 2 3 4 5। इसमें ना एक कोटा निर्धारित होता है। कई बार आप देखना आपके लोकसभा का या आपके विधानसभा का जो कैंडिडेट होता है उसको 10% वोट मिलते हैं, टोटल कभी काउंट करना, नहीं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पर जाकर देखना, उसको 10% वोट मिलते हैं, पूरे जितने भी मतदाता होते हैं, फिर भी जीत जाता है। वो सिस्टम अलग काम करता है, ये ऐसे काम नहीं करेगा। यहाँ पर ये दिया है कि जितने भी वोट होंगे ना, टोटल जितने भी वोट होंगे ना, इसका आपको क्या करना है, इसका बटे 2 + 1 है। अगर मान लो जो वोट है, वोट यानी कि जो मतदाता है, मान लो 800 मतदाता है, तो इसको कितने चाहिए, 800 का आधा कितना होगा, 400 जमा 1, यानी 401 जब मत मिलेंगे ना तभी ये बनेगा। अब 5 कैंडिडेट है, 5 चॉइस है, तो ये तो संभव है नहीं कि इसको इतने वोट मिले। अब इसमें क्या रहेगा ना, इसमें जिसको सबसे कम वोट मिलते हैं, मान लो 5, अभी तो 2 ही हैं, याद रखना, अगर 5 है तो जो सबसे कम वाले वोट है ना वो ट्रांसफर होने शुरू कर देंगे, इसके वोट को मान लेंगे 0, और इसको जितने भी वोट मिले, जैसे मान लो इसको 800 में से इसको 10 वोट मिले तो 10 बाकियों में बांट दिए जाएंगे। ये तब तक चलता रहता है जब तक किसी भी एक उम्मीदवार को, इसको बोलते हैं आधे से 1 ज्यादा न वोट मिल जाए, और किसी भी हो सकता है, पहली चॉइस को, दूसरी तीसरी को, किसी को भी 1 ज्यादा मिल गया, उसी को जीता हुआ मान लेंगे। ये आपका रहेगा, इसी को बोलते हैं एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, यानी कि आपके वोट यहां से हस्तांतरित हो रहे हैं, ये रहेगा। ये हो गया ना आपका, जो आप वोट डालते हैं उससे अलग हो गया।
इसके अलावा ये अपॉइंटमेंट का हमने आपको बता चुके हैं। आगे रहेगा इसमें जो 20 एमपी हैं ये क्या रहेंगे, इसका जो नॉमिनेशन किया जाएगा, नॉमिनेशन और इसकी क्वालिफिकेशन, जो 20 एमपी हैं ये क्या रहेंगे, प्रस्तावक रहेंगे, प्रपोजर रहेंगे, और 20 सेकेंडर रहेंगे। ये क्या करेंगे, ये इसको ये बोलेंगे हाँ हम मानते हैं कि भाई 20 लोग ये बोलेंगे कि इस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए हम खड़ा करते हैं, 20 बोलेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है हम भी इसको स्वीकार करते हैं। ऐसे 20 प्रस्तावक होंगे, यानी कि जिन्होंने प्रस्ताव रखा प्रपोजर, 20 सेकेंडर यानी कि अनुमोदक जो बोलेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है ये रहा। तो ये दिया गया है, यानी कि ऐसा नहीं है कि पता लगा आप ही जाकर खड़े हो जाओ। क्यों, इसके पीछे ये रीजन है कि यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन दी है ना जनरल, इसमें दिया है भारत का नागरिक हो, कोई भी हो सकता है, भारत के नागरिक आप भी हैं। उम्र है 35 साल दी गई है, बिल्कुल जो भी 35 साल से ज्यादा का है वो खड़ा हो सकता है। इसके अलावा इलेक्शन में, इसके अलावा है ये क्या है, राज्यसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो और इसके पास कोई लाभ का पद ना हो, ये सामान्य योग्यताएं हैं। पर जो अलग हो जाती है वो हो जाती हैं 20 प्रस्तावक और 20 इसके अनुमोदक, ये रहेगा। इसको 15,000 रुपए सिक्योरिटी के रूप में जमा करवाने होते हैं, ये रहेगा। अगला होता है, जैसे आप भी फार्म भरते हैं तो फार्म की फीस रहती है ना, पर ये वापस मिल जाते हैं। ये हमने बता दिया था कि इसको आपको टोटल वैलिड वोट मिलने चाहिए, इनके आधे जमा 1। इसमें ना कई सारे मुद्दे निकल के आते हैं। अब ये देखने में तो चीजें सिंपल है, सिंपल क्या है, सिंपल ये है कि भाई ठीक है इतने अनुमोदक हो गए, इतने प्रस्तावक हो गए, राष्ट्रपति के इलेक्शन हो जाएंगे। पर यहाँ पर इश्यू क्या निकल के आता है, देखो देश की ना सेकंड सबसे ऊपर की पोस्ट है, और सेकंड सबसे ऊपर की पोस्ट है तो उसके लिए पार्टियां अपनी पूरी जी जान लगा देती हैं। और ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, अच्छे खासा इसका प्रभाव भी होता है। राज्यसभा की जब कार्रवाई होती है तो उस समय आप देखना बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति जब काम करते हैं, और जब देश में राष्ट्रपति नहीं होते तब भी उपराष्ट्रपति काम करते, तब भी हर चीज इनके सिग्नेचर के बाद ही कानून बनेगी। अगर राष्ट्रपति उस समय नहीं है तो यहां पर है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रोसीजरल इश्यू, यानी कुछ चुनौतियां समस्या है इसमें। इंक्लूजन ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर, सबसे पहले ये इश्यू आता है भाई जब सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है और जब बनाई इसलिए है कि राष्ट्रपति नहीं होंगे, उपराष्ट्रपति काम करेंगे, और उपराष्ट्रपति अब जब हैं तब क्या करेंगे, जब भैया आप कुछ ना कुछ तो काम सौंपेंगे ना, तो आप उनको राज्यसभा के सभापति का काम सौंप रखा है। तो ये बोला इतने ऊपर की पोस्ट है उसमें क्या है, और बनाई राष्ट्रपति के एब्सेंस के लिए, तो प्रेसिडेंट में तो क्या कर दिया आपने, नॉमिनेटेड मेंबर को शामिल नहीं किया, अब यहां शामिल कर दिया, ये तो गलत है ना वाइस प्रेसिडेंट में। ये पहला इश्यू निकल के आता है। इसके अलावा क्या रहता है, सिक्रेसी एंड बैलेट वैलिडिटी। क्या हुआ था 2022 में जो इलेक्शन हुए थे ना, जो 15 वोट थे वो इनवैलिड बता दिए, यानी इस समय भी इनवैलिड बता दिए। क्यों, क्योंकि बोला गया कि इन्होंने अलग तरह के पेन का यूज किया है। अब पेन की वजह से आपका पेपर कैंसिल हो जाए तो वो आप ही जान सकते हैं कि कैसा लगेगा आपको। इसके अलावा क्या रहेगा, एक्सक्लूजन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। भाई राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश के सैंबल है, सबसे देश की एकता के प्रतीक है। जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तब उपराष्ट्रपति रहेंगे, और उपराष्ट्रपति में आपने क्या कर दिया, आपने राज्य को तो हटा ही दिया ना, इसमें सिर्फ पार्लियामेंट को शामिल किया। तो ये दिखाता है कि हमारा जो संघीय ढांचा है उसमें केंद्र की तरफ ज्यादा झुकाव है। ये भी एक इश्यू क्रिएट करता है। फेडरलिज्म का मतलब होता है राज्यों को भी आप बराबर पावर दो ना, ये रहेगा। अगला जो इश्यू निकल के आता है इसमें रहता है कुछ पॉलिटिकल डायमेंशन आते हैं। यहां क्या होता है, इस पोस्ट का राजनीतिकरण हो जाता है। अभी देखिए अभी ये हो रहा है बीजेपी गठबंधन की तरफ से ऐसा, जिसको एनडीए बोलते हैं, ये उम्मीदवार, अपोजिशन की तरफ से ये उम्मीदवार, उसको लेकर आपस में काफी ज्यादा इस तरह होता है। ये पोस्ट पॉलिटिसाइज हो जाती है, राजनीतिकरण रबड़ स्टैंप के रूप में काम करने लगता है। क्यों, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं, देखो अभी जो इलेक्शन हो रहा है ना, अब इलेक्शन हो रहा है, इसमें क्या होता है, जो मैं आपको हल्की सी स्ट्रेंथ बता देता हूं। जो लोकसभा है ना, लोकसभा है, लोकसभा के
543 मेंबर है, एमपी है फिलहाल। ये है वर्तमान एमपी है, याद रखना सीटिंग एमपी है, जो वर्तमान में जो उपस्थित संख्या वो बात कर रहा हूं। एक्चुअल 550 है, पर हमने बोला 550 में से 543 अभी एमपी लोकसभा में है। जो 7 वो जम्मू कश्मीर के लिए हमने छोड़ रखे हैं खाली सीटें। जब जम्मू कश्मीर को हम दोबारा से अपना जो पड़ोसी ने कब्जा रखा है वापस ले लेंगे, तो 7 लोग वो वहां वाले भी तो चाहिए ना हमें, तो वो सीटें हमने खाली छोड़ रखी है। इसके अलावा जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा है, इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है ये है अभी 250। 250 में से जो वर्तमान है ना ये है 245। अब जो वर्तमान में है लोकसभा के है 543 और राज्यसभा के 245। अब इतने ही तो मेंबर है ना जो वर्तमान में है, यही तो वोट करेंगे। और जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे 543 और 245 को हम जोड़ देते हैं तो हमारा आंकड़ा बनता है 788। इसमें से क्या है, यहां पर लोकसभा की 1 सीट खाली है और राज्यसभा की 6 सीटें खाली हैं, तो टोटल क्या रहेगा 781 उम्मीदवार हैं, सॉरी 781 मतदाता हैं जो वोट करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के। अब जिनकी तरफ ज्यादा वोट पड़ेंगे वही उम्मीदवार जीत जाएंगे, ये कहानी चल रही है अब। और इसी में क्या रहता है, इसी में हम देखते हैं अगर राज्यों को भी शामिल कर लेते हैं तो राज्यों में देखेंगे तो जो फिलहाल रूलिंग पार्टी है हर एक राज्य में तो नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही है। तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी है रूलिंग उसकी तरफ ज्यादा झुकाव हो जाता है, ये माना गया है। और उसकी तरफ झुकाव हो जाता है यानी वो अपने कैंडिडेट को जिता लेगी, और जिता लेगी तो कहीं ना कहीं जो उसका कैंडिडेट होगा वो उसको फेवर में काम करेगा। ये एक मुद्दा निकल के आता है, करता है नहीं करता है बात अलग है, पर ये निकल के आता है कि वो उसके रेबड़ स्टैंड के रूप में यानी कि वो पार्टी चाहेगी उसी अनुसार काम करता है। स्ट्रेटेजिक अब्सटेंशन, यहां पर क्या होता है कई सारी पार्टियां क्या करती हैं, इसमें वोटिंग ही नहीं करती। जैसे हमने देखा ना, अभी पहले भी देखा था, जैसे है बीजेडी है, बीजू जनता दल है और बाकी पार्टी इससे खुद को अकाली दल है, इन्होंने अपने आप को इससे बाहर रख लिया। ये अगला रहेगा आपका सिंबॉलिक के रूप में काम करता है, ये चैलेंज के रूप में। यहां पर क्या रहेगा, अब्सेंस ऑफ क्लियर सक्सेशन मैकेनिज्म। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफाइन नहीं है मैकेनिज्म कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट एकदम खाली हो जाती है तो तब क्या रहेगा। जैसे राष्ट्रपति की पोस्ट एकदम खाली हो जाएगी तो उपराष्ट्रपति संभालेंगे जब तक नहीं आते। यहां पर ऐसा क्लियर कट लिखा नहीं है, तो नहीं लिखा है तो क्या रहेगा, जैसे एकदम खाली होगी तो किसी और को बनाया जा सकता है, ऐसा भी प्रोसीजर हो सकता है। ये एक इशू होता है। फिर इसके अलावा है कि उसको हटाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया है, उसको हटाने के लिए ना कोई ग्राउंड नहीं है। जैसे राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति अगर संविधान के अनुसार काम नहीं करेंगे, संविधान का अतिक्रमण बोला जाता है, तो राष्ट्रपति को हटा लिया जाएगा। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर क्या रहेगा, यहां पर जो मेंबर होंगे ना लोकसभा राज्यसभा के, ये क्या करेंगे, ये मिलके इनको चाहें तो हटा सकते हैं। ये है, ये कब हटाएंगे, ऐसा मतलब कि कोई स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं है कि किस आधार पर इनको हटाया जाएगा। भाई इन्होंने ये काम कर दिया, जैसे उनके लिए है स्पेसिफिक संविधान का अतिक्रमण कर दिया, इनके लिए कोई स्पेसिफिक ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं लिखी गई कि किस आधार पर हटाया जाए। अगला है जो रेजिग्नेशन है ना, उसके लिए जो कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, रिजाइन कर दिया, अभी इससे पहले जगदीप धनखड़ जी ने रिजाइन कर दिया था। उन्होंने क्या किया, हेल्थ के आधार पर, उसको लेकर काफी ज्यादा स्पेकुलेशन लगाए गए कि ये बात थी, वो बात थी, यहाँ ये मुद्दा हुआ, कई सारे स्पेकुलेशन लगाए गए। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं बना रखा है कि आप किस आधार पर रिजाइन करेंगे, क्या प्रोटोकॉल होगा क्या नहीं रहेगा, वो यहाँ एब्सेंट दिखाई देता है। अगला हम देखते हैं तो इलेक्शन का रहेगा ना, इलेक्शन कंडक्ट और फेयरनेस में हम देखते हैं अपोजिशन ना क्लेम करता है, अभी इलेक्शन में भी कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो एनडीए गठबंधन है, ये क्या कर रहा है, ये जो एमपी है अपोजिशन पार्टी के एमपी आई एनडीए गठबंधन के, तो उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। क्यों, क्योंकि याद रखना इस इलेक्शन में व्हीप करके होता है, व्हीप
इसको व्हिप बोला जाता है, ये लागू नहीं होता। और इसका ये होता है हर पार्टी में एक व्यक्ति को ये जिम्मेदारी, व्हिप का मतलब होता है हर पार्टी में, हर एक पार्टी में, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, इसके अलावा अकाली दल, इनेलो वगैरह सब पार्टियों में, जितने भी पार्टियां हैं शिवसेना से लेकर, हर पार्टी में एक व्यक्ति को ये माना जाता है ये इस पार्टी का व्हिप है, और वो आदेश जारी करता है कि देखो आपको इसके लिए वोट करना है। अगर वो पार्टी के जो एमएलए एमपी उसके लिए वोट नहीं करते हैं तो उसको डिसक्वालीफाई कर लिया जाता है। ये माना जाता है कि उसने उस पार्टी की बात नहीं मानी, उस पार्टी के इलेक्शन पर जीत कर आया है और उसने पाला बदल लिया, क्योंकि इलेक्शन उस पार्टी पर जीत कर आया, दूसरी पार्टी की तरफ चला गया, तो इसलिए उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। ये लागू रहता है नॉर्मल पार्लियामेंट और इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं में। यहां पर जो इलेक्शन होते हैं ना वाइस प्रेसिडेंट के, यहां पर ये लागू नहीं होता, और लागू नहीं होता तो यहां पर हम कई बार देखते हैं क्रॉस वोटिंग दिखाई देती है। अपोजिशन के एमपी हैं वो सरकार की तरफ वोट करते हैं, ऐसा कई बार देखा गया, और सरकार वाले रेयर चांस होता है, पर अपोजिशन में कई बार वोट कर सकते हैं। ये रहता है क्यों? क्योंकि वहां पर ये लागू नहीं होता, तो उनके पोस्ट जाने का कोई खतरा नहीं होता है। ये दिया है, और इसी वजह से आरोप लगते हैं कि ये प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वोट ट्रेडिंग एलिगेशन, ये इसी वजह से है कि वोटों का व्यापार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट का इशू भी निकल के आता है। सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है अगर कोई इशू है तो उसके लिए आप जमानत राशि, कुछ राशि ये रहती है सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाइए, अगर इसका इलेक्शन को लेकर कोई इशू है तो। ये कई सारे हमने मुद्दे देखे हैं। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि जो मुद्दे हैं, यानी कि बेवजह पिंक और इसके आधार पर ये रहता है ना कि ऐसे करके डिस्क्वालीफाई न किए जाए, कोशिश की जाए व्हिप, इसके अपने प्लस माइनस दोनों है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक कमेटी बैठाई जा सकती है जो इस मुद्दे को देखे कि व्हिप जारी करना चाहिए या नहीं जारी करना चाहिए, ये है। और ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होने चाहिए जितना हो सके। इसके अलावा यानी कि जितना हो सके, कहने का है कि ये ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इसमें ये है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है, इनका कोई स्पेसिफिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एब्सेंस में इनका मेन रोल होता है, इसलिए इसमें राज्य को नहीं शामिल किया जाए तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। ऐसे करके एक पॉजिटिव कंक्लूजन लिख के आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।